तो इसमें देखो अब एंथैल्पीज के बेस पे बहुत सारे एंथैल्पी हैं आपके पास। तो जो एंथैल्पी है आपके पास वो कौन कौन से एंथैल्पी हैं इसमें, जैसे मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। तो ये एंथैल्पी के बहुत सारे पोर्शन है इसमें। तो एंथैल्पी में एक चीज कॉमन है सब में। सर स्कूल में नहीं कराई है वो ये नहीं करवाया स्कूल में? कैलोरीमीटर? अच्छा नहीं करवाया ना, वही सर तो मैं वो कह रहा हूँ वाली, आपसे। नो सर। बॉम्ब कैलोरीमीटर और वो आता है इसमें डेल एच और डेल यू में ना, तो वो मेरे ख्याल से यस सर, बट हटाया है। सर वो तो सिलेबस में है हमारे। हाँ सिलेबस में है, लेकिन ये इसमें मॉडल में भी नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए मैंने पूछा आपसे, क्योंकि ये मॉडल या उसमें जो सेपरेट पोर्शन है उसमें इसको नहीं लिखा हुआ है किसी को भी। यस सर। हाँ ओके सर, मैं हाँ एक बार मैम से कंफर्म कर लूंगा कि आएगा या हाँ नहीं आएगा। हाँ, बोलना डेल ये मेजरमेंट वाला आएगा या नहीं आएगा, एक बार पूछ लेना। ओके सर। वो तो कहेंगे वैसे कि सब आएगा, क्योंकि उनको अभी इसका आइडिया नहीं है ना पूरा। ये तो अब क्वेश्चन आपके बाहर से ही आएंगे बन के ना, तो वो कहेंगे जो नहीं इस सर, ये वाले तो स्कूल में बन रहे हैं। वन स्कूल में ही है ना, हाँ तो फिर एक बार पूछ लेना आप उनसे। यस सर, PT2 में ही बन रहे हैं। ठीक। तो देखो ये आता है आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशन में, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये सारा पोर्शन आपका वो है आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन में है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सब में एक चीज कॉमन है, ध्यान रखना इसको छोड़ के बस, कि सब में हम क्या लेते हैं, 1 मोल लेते हैं, हर एक चीज के लिए 1 मोल कंसीडर करेंगे बस। बाकी इसका मीनिंग जो भी है उसके बेस पे 1 मोल कंपाउंड के लिए हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती क्या है? थर्मो का मतलब क्या हुआ, हीट। जिसमें हीट क्या होगी, जिस केमिकल रिएक्शन में क्या होगी, जो हीट है या तो क्या होगी, इवॉल्व होगी, या फिर हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जिस इक्वेशन में क्या होगा, जिस इक्वेशन या जिस रिएक्शन में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या चीज होगी, हीट या तो इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। थर्मो का मतलब हीट है, तो सारा जो इसमें प्रोसेस है वो हीट से रिलेटेड है। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा, ये रिएक्शन होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, या तो किसी में हीट इवॉल्व होगी या तो किसी में हीट एब्जॉर्ब होगी। तो इसमें जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी इसमें ये आती है। अब इसमें देखो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। पहले थर्मोकेमिकल इक्वेशन समझ में आ गया। द बैलेंस केमिकल यस इक्वेशन सर। इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब और हीट इज इवॉल्व, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब इसके कुछ खास बात क्या है, इसके लिए कुछ चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, सम कन्वेंशन ध्यान रखना पड़ेगा साइन का। जैसे मैंने कहा कि डेल एच, डेल एच की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो क्या होगा, प्लस हुई तो क्या होगा। नेगेटिव में क्या होगा बताओ, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? अगर डेल एच की वैल्यू नेगेटिव हुई तो इसका मतलब क्या होगा, यस सर। डेल एच अगर नेगेटिव होगा तो इसको कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सो या एंडो? सर एंडो। नहीं, एक्सो। एक्सो का मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, और उसको किस साइन से दिखाते हैं, नेगेटिव साइन से। प्लस का मतलब हो गया कि जिसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी इसका मतलब क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब होगी और उसमें डेल एच की साइन क्या होगा, प्लस का होगा, तो हीट एब्जॉर्ब होगी। इसे लिखते चले जाओ क्योंकि ये बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डेल एच की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट निकल रही है।
डेल एच की वैल्यू प्लस होगी तो यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन और हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो पहली चीज जो हमें इससे पता चल रही है वो ये है। ठीक है। यस सर। सेकंड, अगर मैंने कहीं पे भी लिखा स्टैंडर्ड स्टेट, अगर मैंने कहीं पे भी ये लिख दिया कि स्टैंडर्ड स्टेट, तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये हो जाएगा कि जो टेम्परेचर है 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए 1 बार या 1 एटीएम प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर जो है 1 एटीएम प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। तो वो कंडीशन आपकी कौन सी हो जाएगी? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ये कब होगा? जब 298 केल्विन टेम्परेचर होगा और 1 बार प्रेशर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम इसे कहेंगे क्या? आपका स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि जो कोफिशिएंट होता है किसी भी चीज का, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। कोफिशिएंट का मतलब जैसे मैंने लिखा 2a प्लस 3b, तो जो 2 है और ये 3 है, ये क्या है? आपका कोफिशिएंट है। जैसे मैंने कहा 4c प्लस 5d, तो इसमें से जो ये आपके आगे वर्ड लिखे हैं इसे कहते हैं कोफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट है जो ये आगे लिखा हुआ है ये जनरली किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस को। ठीक, तो जैसे आपने लिखा है इसका मतलब ये 2 मोल है, अगर ये 3 लिखा है तो इसका मतलब ये 3 मोल है, ये 4 लिखा है इसका मतलब ये 4 मोल है, ये 5 लिखा है इसका मतलब ये 5 मोल है। तो जो भी उसके आगे कोफिशिएंट लिखा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ मोल्स को। ये नंबर ऑफ मोल्स किसमें कितने हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट किसको डिनोट करेगा? नंबर ऑफ मोल्स को। ये थर्ड पॉइंट है। ठीक, आगे समझ में? यस सर, डन। डन। अब देखो फोर्थ पॉइंट। सर एक बार सेकंड पॉइंट बता दो। सेकेंड पॉइंट है जैसे अगर मैंने लिखा कोई भी चीज को कि द रिएक्शन इज इन स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, यानी जो रिएक्शन हुई है वो किस में हुई है? स्टैंडर्ड स्टेट में हुई है। तो स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ आप ये समझ जाओगे जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया स्टैंडर्ड वहां पे? वैल्यूज पुट करनी हाँ, होगी हमें। 298 केल्विन 298 के। टेम्परेचर और प्रेशर हो यस जाएगा सर। 1 बार या 1 एटीएम प्रेशर। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? यस सर, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, यस सर। हाँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट। फोर्थ पॉइंट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट इसे लिखते चले जाना क्योंकि फिर ये याद करना आपने, तो छोटे छोटे टर्म्स में लिखा रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फिजिकल स्टेट जैसे मैंने लिख दिया एस, जैसे मैंने लिख दिया एल, जैसे मैंने लिख दिया जी, जैसे मैंने लिख दिया ए क्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने लिखा ए और बीच में लिख दिया एस, तो इसका मतलब क्या होगा? सर सॉलिड। हाँ, एस आ गया तो सॉलिड, एल आएगा तो लिक्विड। लिक्विड, जी आएगा तो गैस, गैस। और ए क्यू मतलब सर एक्वस। ठीक है वाटर के साथ होगा। तो ये फिजिकल स्टेट को डिनोट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जनरली हम कई बार गैस के लिए लिखते हैं तो गैस के लिए जी आएगा, अगर जी नहीं होगा तो वहां पे हम डेल एन जी को नहीं निकाल पाते, तो इसलिए फिजिकल स्टेट जरूर लिखी होती है कई जगह पे। ओके सर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ के बाद है फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, अगर फिफ्थ पॉइंट में वो कहता है कि सपोज हमने क्या किया, कोई भी जो रिएक्शन थी
कोई भी जो इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन है, अगर हमने उससे क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई लिख दिया, मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड बाई कोई भी एक नंबर लिख दिया, डिजिट लिख दिया, ठीक है। अगर हमने ऐसे कर दिया 2 यानी x, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो डेल h है, डेल h को भी सेम नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाइड या डिवाइड करना है, सेम से x से। डेल h यानी जो हीट निकल रही है उसको भी कितने से, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो x से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे 5 है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो आपको ये भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इसकी वैल्यू को। तो ये ध्यान रखना आपको कि जब भी आप इक्वेशन को क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय x करोगे, तो डेल h को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय x करना पड़ेगा। जैसे मैंने इक्वेशन लिख दी है, मैंने लिखा C प्लस O2 गिव CO2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल h इज इक्वल टू 50। अब मैंने कहा इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 5C प्लस 5O2 गिव्स 5CO2। तो यहाँ पे जो डेल H होगा इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 5 से, यानी हो जाएगा 250 जूल पर मोल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर आपने रिएक्शन को डिवाइड या मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर से आपको डेल H की वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक। और इसका 6 पॉइंट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, 6 पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर सपोज करो आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, जैसे मैंने कहा C प्लस O2 गिव CO2 और डेल H की वैल्यू हो गई सपोज 50, ठीक है, इसे -50 कर दो सपोज, ठीक है। तो अगर आपने इस रिएक्शन को क्या कर दिया, इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स का मतलब CO2 गिव्स C प्लस O2, तो यहाँ पे जो डेल H की वैल्यू है वो हो जाएगी +50, यानी डेल H के साथ क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये ध्यान रखना, कभी भी कोई रिएक्शन है तो अगर आप उसको रिवर्स करोगे तो पहले नेगेटिव साइन है उसका, देखो पहले ये नेगेटिव साइन है तो बाद में क्या हो गया, रिवर्स करके प्लस हो गया। अगर कोई पहले प्लस है तो बाद में माइनस हो जाएगा, यानी साइन चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है इसमें। ओके सर। ठीक है, तो ये आपके कुछ चीजें जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ से देखो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को। इसमें आपका हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं इसे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी यही कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या इसका एक और नाम है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, तीनों एक ही वर्ड है। कई बार नाम से हम लोग क्या करते हैं, गलतफहमी में हो जाते हैं कि कौन सा डिफरेंट तो नहीं है, ये तीनों सेम है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, तो ये तीनों की तीनों चीज एक साथ हो गई। अब इसमें इसका क्या होगा, देखो इसकी डिफाइन, सबकी डिफाइन लगभग सेम है कि द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड, क्योंकि कई रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है, कई जगह पे इवॉल्व होगी। ठीक है, एब्सॉर्ब और इवॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या है, मैंने कहा ना मेन चीज हमने क्या देखनी है कि यहाँ पे हीट या तो एब्सॉर्ब होगी या तो इवॉल्व होगी। अब कब, when the number of moles, when the number of moles of reactant, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, हैव कंप्लीटली रिएक्टेड, हैव कंप्लीटली रिएक्टेड, कंप्लीटली रिएक्टेड, ठीक है। अगर वो कंप्लीटली यानी 100% रिएक्टेड हो गया तो उस कंडीशन में कितना हीट क्या हो रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है, वो उसका हो जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। इसे डिनोट करेंगे,
देखो रिएक्शन के लिए क्या वर्ड आता है, आर, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल आर एच, तो ये हो जाएगा आपका डेल आर एच। ठीक है, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे मैंने कहा CH4 प्लस O2, तो यहाँ पे 2O2 हो जाएगा, गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, 2H2O। अब इसमें जो भी हीट लगेगी वो हीट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि ये पूरी एक रिएक्शन है। तो रिएक्शन में जो भी यहाँ पे डेल एच की वैल्यू होगी वो रिएक्शन की होती है, और इसमें इतनी हीट निकल रही है बाहर, तो 890.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब आपने जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उसकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं अगर वो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो पहला आपका स्टेप ये हो गया। इसी के बेस पे जो हैश लॉ है वो इसी के बेस पे काम करता जाता है। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन आएगी उसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे। तो अभी मैं आपको पहले ये देख लो, आप इससे समझ में आ जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे इससे। ओके सर। आया, लिख लिया ये? सर लिख रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक, लिखते चले जाओगे साथ साथ तो क्या होगा, पेंडिंग नहीं बचेगा। यस सर, डन। डन, ठीक है। अब देखो सेकंड इसमें आता है, इसमें जो है इसके वो है क्या, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला होता है डेल एच, डेल आर एच इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जितना भी प्रोडक्ट है उसका सम माइनस सम ऑफ एंथैल्पी यानी हीट, एंथैल्पी या हीट यहाँ पे एक होता है ऑफ रिएक्टेंट, तो ये आपका हो जाएगा डेल आर एच। ठीक है, डेल आर एच का फॉर्मूला ये हो जाएगा सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसे कई बार समीशन से दिखाते हैं, समीशन, ये समीशन का मतलब होता है सम, और इसे वर्ड कहते हैं समीशन। ए आई का मतलब जितना इसमें कोफिशिएंट है, और ये एच का मतलब एंथैल्पी किसका, प्रोडक्ट का, माइनस समीशन ऑफ, यहाँ पे ए की जगह पे बी लिख लो, बी मतलब कोफिशिएंट, जैसे 2 4 5 जो भी लिखा होगा उसमें, एच और ये होता है रिएक्टेंट, तो ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। तो ये हो जाएगा डेल आर एच इज इक्वल टू, तो इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे आप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके सर। हाँ, ठीक, यस सर। जैसे मैंने कहा सपोज करो 5AB कोई कंपाउंड है प्लस 6B गिव्स 3C प्लस 4D है। अब मैंने बोला इसके लिए डेल आर एच का फॉर्मूला बताओ, तो प्रोडक्ट कितना है, देखो प्रोडक्ट क्या है कि हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ C। अब देखो 3 है तो इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस 4 आगे तो इसे करेंगे 4 इंटू डेल एच आर डी, यानी जो भी इस डी का हीट होगा, तो ये प्रोडक्ट पहले आ गया, माइनस अब फिर रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट के लिए देखो 5 है तो ये 5 इंटू हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए, प्लस ये 6 लिखा है तो 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ बी। इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा आपका। तो अगर आ गया कि हीट ऑफ रिएक्शन बताना है तो आपके पास क्या होगा, ये फॉर्मेशन दिया होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मेशन वैल्यू। तो इसकी वैल्यू दी होगी ए बी सी डी की वैल्यू, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना, इसीलिए समीशन कहते हैं। इसे लिख लो। ओके सर। यस सर, डन। डन। अब देखो स्टैंडर्ड आ जाएगा तो स्टैंडर्ड स्टेट में हो जाएगा, बाकी पूरी डिफाइन सेम होगी,
जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे एट स्टैंडर्ड स्टेट, एट स्टैंडर्ड स्टेट। और स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया था, टेम्परेचर होता है 298 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर है 1 बार प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में एट स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगा 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर, बाकी पूरी डिफाइन सेम होगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, स्टैंडर्ड का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ केवल क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन रखना पड़ेगा आपको बस। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी वही है जो अभी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताया, बस लास्ट में आपको क्या लिखना है उसमें, एट स्टैंडर्ड स्टेट। अब इसके आगे ओके देखो सर। छोटे छोटे पॉइंट आ जाएंगे, अब उसको हम एक एक करके, अब सेम है, अब मैं स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि जनरली स्टैंडर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे। अब आता है इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, बताओ, कंबशन मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज को आप बर्न करते हो, ठीक है, इन एयर, तो उसे कहते हैं कंबशन। तो यहाँ पे क्या यस सर। होगा, जितना हीट जनरली क्या होगी, इवॉल्व होगी, कंबशन में जनरली हीट इवॉल्व होती है, कब, व्हेन, अब सब में 1 मोल लेना है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जब आप 1 मोल सब्सटेंस को क्या करोगे, इज कंप्लीटली बर्न्ड, ठीक है, इज कंप्लीटली बर्न्ड, जब आपने उसे क्या किया, पूरा का पूरा 100% क्या कर दिया, बर्न कर दिया, जला दिया, या उसे ऑक्सीडाइज कर दिया इन एयर या इन ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आपने ऑक्सीजन में उसे कंप्लीटली क्या कर दिया, बर्न कर दिया 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को, तो वो क्या हो जाएगा, कंबशन। तो कंबशन का मतलब क्या होता है, जलाना। जैसे मैंने कहा C+O2 गिव CO2, तो जब आप ऑक्सीजन के साथ किसी भी सब्सटेंस को 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करते हो कंप्लीटली, तो उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और इसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय, देखो C आ जाएगा, C फॉर कंबशन, ठीक है, H, बाकी सब कुछ सेम है, देखो डेल CH। तो यहाँ पे सपोज मैंने कहा कि डेल CH कितना हो गया, -110.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे इसका मतलब अगर मैंने 1 मोल कार्बन को कंप्लीटली बर्न किया तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, 110.5 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो कंबशन का मतलब क्या हुआ कि जब आपने क्या किया, 1 सर ये मोल, वैल्यू कैसे निकाली हमने? ये आपको दी होगी क्वेश्चन में, मतलब ये तो ओके सर। कितना कौन याद रखेगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपको दी होगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दी होती है, उसे लर्न नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तो एक्सपेरिमेंटल है ना। ओके सर। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, आप ये लिख लिया। यस सर। अब इसमें क्या करना है आपको, कोई भी हाइड्रोकार्बन आ जाए XYZ, जैसे मैंने कहा बेंजीन दे दिया आपको, या मैंने आपको CH4 दे दिया, या मैंने दे दिया C2H8 यानी एल्कीन दे दिया, आप किसी को भी बर्न करोगे एयर में, ठीक है। ध्यान रखना हीट इवॉल्व होगी, पहली चीज। दूसरा इसमें बनता है CO2 एंड H2, फिक्स है कि जब भी आप किसी भी चीज को क्या करोगे, बर्न करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, CO2 एंड H2 फिक्स है। अब आप इसे बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से। कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, तो जो हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करोगे एयर में, तो आपको क्या मिलेगा, CO2 और H2, कोई भी हाइड्रोकार्बन यानी C और H का कोई भी कंपाउंड हो गया, तो आप अगर उसे ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2, ये फिक्स है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ओके सर। हाँ, अब देखो स्टैंडर्ड और इसमें फर्क क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया सिंपल ये, तो इसका मतलब ये सिंपल है, लेकिन अगर मैंने लिख दिया H0, तो ये जैसे ये नॉट आ जाएगा, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड का मतलब ये हो जाएगा कि ये क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, यानी स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर में, ठीक है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं, बाकी दोनों सेम होते हैं, बस आपको
कंडीशन का ध्यान रखना है। तो ये पहला आपका खत्म होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाला। इसमें जनरली हीट निकलती है, तो इसमें डेल एच की वैल्यू जनरली क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, हर हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। जब आप किसी चीज को जलाओगे तो क्या होगा, हीट निकलेगी। ठीक है, तो ये पहला पोर्शन आपका खत्म होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन का। ठीक, ओके सर। अब सेकंड आता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सब में देखो, अब एक सब में सारी चीज कॉमन है। अब आपको ध्यान रखना है कि कॉमन क्या क्या है, इसमें याद करने का जो मैंने आपको पहले बताया बस बेसिक वही है, बाकी आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बनाना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हीट इवॉल्व भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ठीक है, या तो एब्जॉर्ब हो सकती है या फिर इवॉल्व, दोनों केस हो सकते हैं। किसी में हीट निकलेगी, किसी में हीट एब्जॉर्ब होगी, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। या हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं हीट चेंज। ठीक है, या एंथैल्पी चेंज। तो अब समझ जाना, चेंज का मतलब एब्जॉर्ब या इवॉल्व कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखो, आगे क्या, आगे सब डिफाइन सेम है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी 1 मोल सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है। ठीक है, उसी के एलिमेंट से, फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ध्यान रखना, फ्रॉम इट्स एलिमेंट, उसी के एलिमेंट से आपने फॉर्म करना है, बाकी से नहीं माना जाएगा। उसी के एलिमेंट से, जैसे आपको CH4 फॉर्म करना है तो आपको C और हाइड्रोजन चाहिए, तभी आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई दूसरे मेथड से CH4 बना दिया तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, और फॉर्मेशन का मतलब इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे F से, F फॉर फॉर्मेशन। तो देखो डेल FH हो गया, F आ गया मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको डेल HF, यहाँ पे क्या होगा, डेल FH। ऐसे कोई भी कंपाउंड आएगा तो आपके पास लिख दिया जाएगा इसकी वैल्यू समथिंग है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसका है, फॉर्मेशन का है। अगर मैंने इसको किसी और से बना दिया, जैसे वाटर बनाना आपने, तो वाटर के लिए H2 + O2 करेंगे तो H2O बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें डेल FH हो जाएगा। लेकिन मैं वाटर किससे बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये अपने एलिमेंट से नहीं बन रहा है, अपने एलिमेंट से नहीं बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा या CO2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर्मेशन कब माना जाएगा, जब वो अपने ही एलिमेंट से होगा। जैसे वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स होंगे तभी ये फॉर्मेशन माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ओके सर। हाँ, ये ध्यान रखना आपको। तो फॉर्मेशन कभी भी होगा, किसी भी चीज का फॉर्मेशन, तो आपको ध्यान रखना उसी के कंपोनेंट से होना चाहिए। क्लियर है, लिख लिया ये। यस सर। अब देखो इसमें है, अगर मैंने क्या बताओ अल्कोहल बनाना, तो कैसे किस किस को मिक्स करेंगे बताओ, C2H5OH है, किस किस को मिक्स करेंगे हम अल्कोहल में, अगर मैंने कहा फॉर्मेशन करना है। आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ बताओ। सर एक बार रिपीट करना। मैंने कहा जब फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन का मतलब वो अपने ही एलिमेंट से बना होना चाहिए, तभी हम फॉर्मेशन मानेंगे उसे। तो अगर मैं C2H5OH यानी अल्कोहल बनाऊंगा तो किस किस से मिलके बनेगा, कि मैं बोलूंगा ये फॉर्मेशन हो रहा है। ये होगा सर कार्बन प्लस, CO2। ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं ओके देखो, सर। सर कार्बन है। इसके एलिमेंट कौन से हैं, कार्बन, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो जब ये तीनों से मिलके बनेगा तब हम कहेंगे इससे फॉर्मेशन, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अगर जैसे आपने कह दिया CO2 + समथिंग H2O कह दिया और यहाँ पे बन गया C2H5OH, तो ये कंपोनेंट नहीं है,
ये एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, फॉर्मेशन कब माना जाएगा, जब अपनी एलिमेंट से बनेगा। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज C6H12O6, तो बताओ ये किससे फॉर्म्ड होना चाहिए? सर कार्बन, हाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाँ, ये एलिमेंट इसके चेक करना है बस। अगर ये इसके एलिमेंट से नहीं बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। ठीक है, एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0, क्योंकि कोई भी एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 क्यों होता है? क्योंकि उसको बनाने की जरूरत नहीं है ना। कार्बन है तो कार्बन तो नेचर में प्रेजेंट होगा, ये तो आप बनाओगे नहीं। ऑक्सीजन तो नेचर में पहले से ही है ना, तो इसे आप फॉर्म नहीं कर सकते। हाइड्रोजन यस को आप सर। फॉर्म नहीं कर सकते, तो उसका एक सिंगल एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0 होगा। इसे लिख लेना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज 0। क्यों होगा? क्योंकि उसको बनाना थोड़ी हो, तो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है। लेकिन अल्कोहल तो पहले से प्रेजेंट नहीं हो तो आपको बनाना पड़ेगा, ग्लूकोज तो पहले से प्रेजेंट नहीं हो तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एलिमेंट का 0 होता है लेकिन कंपाउंड का 0 नहीं होगा। तो ये ओके सर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये मेन चीजें जो छोटी छोटी चीजें लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आगे आएगी आपके पास। और सर ऑप्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपने वो भी तो करवाया था क्या? फॉर्मूला। हाँ, तो वो फॉर्मूला जो हमने पहले लिखाया था ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वही इसमें आ गया। यस एंथैल्पी ऑफ सर। फॉर्मेशन में वही वो है फॉर्मूला, द दोनों प्रोडक्ट का। माइनस रिएक्टेंट वाला। हाँ हाँ हाँ, वो वही, वो जो उसका फॉर्मूला वही इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसे ओके मैंने सर। कहा आपको इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या, इसके लिए क्या बनेगा? देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज यानी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज, और माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो सारे 0 हो गए, यस सर। सब एलिमेंट है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू होगी उसको यहाँ रखते चले जाओ, जो इसकी वैल्यू होगी उसको यहाँ रखो, तो ये आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये ओके जो सर। फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन से ही तो आप माइनस करके क्या निकालते हो? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हो। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए जो आगे आएंगे न्यूमेरिकल। अभी आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा आगे भी हैं, जो मैंने दिए हुए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो इसी से है। ठीक, यस आगे बढ़, सर। हाँ आगे बढ़ जाऊं। अभी तो टाइम हुआ है, इसको रिज्वाइन करो फिर से सेम आईडी पे। ठीक है, रिज्वाइन करो। ओके सर। हाँ, रिज्वाइन करो।